देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में आप लोगों को कि सर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे कि जिरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव वगैरह आपने पढ़ा रखा है और आपने खुद भी पढ़ रखा है। सभी बच्चों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के नाम पर जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ। लेकिन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती तो ज़रूर हैं, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ाता ये मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गहरी चीज़ है समझने वाली। क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आपको समझना है, कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको समझना है और लंबे लंबे सेंटेंस से अगर आपको समझने हैं, तो ये टॉपिक आना बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और कौन कौन से टॉपिक आना ज़रूरी है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके थंबनेल भी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से मैं टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। वॉट एवर, हु एवर, विच एवर, वेयर एवर, वेन एवर, ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा वॉट एवर का मतलब होता है एनीथिंग दैट, हु एवर का मतलब होता है एनी वन हु, विच एवर का मतलब होता है एनी विच, डॉट डॉट का मतलब कुछ चीज शब्द उसमें आएंगे। वेयर एवर का मतलब होता है एट एनी प्लेस, वेन एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ जो उसमें थंबनेल पर नहीं आ सकती, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। बहुत ही गहरा टॉपिक होने वाला है, ए टू जेड चीज़ें आएंगी कवर। इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, लंबे लंबे सेंटेंसेस कैसे कवर किए जाते हैं वो समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे समझने होते हैं वो आपको समझ में आएगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे समझा जाता है वो आपको समझ में आने लगेगा, और जो टफ सेंटेंस होते हैं जो उल्टे सीधे लिखे होते हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे। ये सब चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझने के लिए नाउन क्लॉजेस जो कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में काम में आती हैं, ये आपको वीडियो देखना होगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझने के लिए ये वीडियो आना ज़रूरी है। रिड्यूस नाउन क्लॉज, ये भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, ये भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिड्यूस एडवर्ब क्लॉज, ये भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा फ्रंटिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कोई नहीं पढ़ाता है, किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल होता है। रोल सभी का था, जो मैंने अभी दिखाया वीडियो आपको थंबनेल, उन सबका रोल है, लेकिन इसका खास रोल है क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है पेपर में। तो इसलिए इसको भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जा कर के देख लेना। इसके अलावा अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप उपहार क्लासेस नाम से सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा, जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच ए टू जेड सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो, केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस आखिर में होती क्या है। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हैव देयर नॉन फाइनाइट इक्वलेंट्स। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपकी होती हैं, ठीक उसी की इक्वलेंट आपकी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं। इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस वी हैव नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके अंदर क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर नॉन फाइनाइट
वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव देखने को मिलता है, बट नो रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन देखने को नहीं मिलते हैं। पार्टिसिपल इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस, यानी कि पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा टू इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पार्टिसिपल इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस में कैसे यूज़ होता है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस कैन अकर इफ द प्रीसीडिंग नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल। Present participle clauses correspond to finite relative clauses in active voices। क्या इसका मतलब है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। Who is the girl sitting next to you in the class? वो लड़की कौन है जो तुम्हारे बगल में बैठी है क्लास में। तो देखिए ये आपका रहा नाउन, इस नाउन के जस्ट बगल में लिखा है सिटिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या खासियत है कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है और यहाँ पर एक कंजंक्शन छुपा हुआ है। एक्चुअली में सेंटेंस ये क्या आपका है, हु इज़ द गर्ल दैट सिट्स नेक्स्ट टू यू इन द क्लास। सेंटेंस एक्चुअली में ये था, तो दैट और सिट्स को रिमूव करके ये सेंटेंस में सिटिंग कर दिया गया है। ये टेक्निक होती है, ये रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस में मैंने पढ़ा रखा, आप जाकर के देख लेना। तो यहाँ पर सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द क्लास जो है, तो सिटिंग यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। फिर राम वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, राम जो बाहर बारिश में इंतजार कर रहा है, वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एनॉयड, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। अब एक्चुअली में इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो जब कॉमा लगाते हैं तो ये आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। तो सेंटेंस रियल में क्या था कि राम हु वॉज वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, तो यहाँ पर हु वॉज था तो हु और वॉज को रिमूव कर दिया गया, डायरेक्ट वेटिंग लगा दिया गया है। तो ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉज आपका कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, past participle in non-finite relative clause can occur if the preceding noun is the object of the participle. Past participle clauses correspond to finite relative clauses in the passive voice। मतलब ये passive voice की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि रीना was the only one not informed about the room change। मतलब नॉट इन्फॉर्म्ड, रीना वॉज द ओनली वन, वन का मतलब कोई पर्सन, नॉट इन्फॉर्म्ड का मतलब हु वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस, या फिर हु हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस। तो यहाँ से हु वॉज रिमूव किया गया या फिर हु हैड और नो बीन ये रिमूव किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है। तो आपका इन्फॉर्म्ड जो है वो आपका पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, ये आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ इस वजह से। नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट, कॉमा लगा हुआ, ध्यान दीजिए। वॉज पब्लिश्ड इन 1597, खुद तो पब्लिश हुआ नहीं होगा, किसी ने पब्लिश करवाया होगा, तो ये पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस एक्चुअली में क्या था, रोमियो एंड जूलियट विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, तो विच हटाया गया, वॉज हटाया गया, पैसिव वॉइस का कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब हटाई गई है। ठीक है। हैज़ बिकम वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पॉपुलर प्लेस, तो ये आपकी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। अच्छा, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी मेरे लिए था। ठीक है,
और कॉमा अगर लगा दिया गया है तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे दी गई है। तो नॉन डिफाइनिंग में का मतलब ये होता है इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं थी लेकिन फिर भी दे दी गई है, और डिफाइनिंग में इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी इसलिए बिना कॉमा के लिखी जाएगी और उसको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक्टिव वॉइस का माना जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव वॉइस में माना जाता है। दोनों की स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं। द टू इन नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस में कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। द टू इन्फिनेटिव इज ऑफन यूज्ड इन नॉन फाइनाइट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आफ्टर ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एसेट्रा, या सुपरलेटिव डिग्रीज, फर्स्ट है, सॉरी द बेस्ट है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एसेट्रा, या फिर नेक्स्ट है, लास्ट है, ओनली है, ऐसे वर्डों के साथ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। अब ये सेंटेंस रियल में क्या था? सेंटेंस रियल में ये था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। तो हु लैंडेड को रिमूव कर करके हमने यहाँ पर टू लैंड कर दिया गया है। तो द फर्स्ट यहाँ पर आपका ऑर्डिनल नंबर आया है तो उसके साथ में हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव, जो कि आपका कहलाएगा नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? अगला, द लास्ट पर्सन टू लीव शुड टर्न ऑफ द लाइट्स। जो भी आखिरी इंसान होगा उसको लाइट्स बंद करनी होगी। तो यहाँ पर सेंटेंस रियल में क्या था? द पर्सन हु लीव्स शुड टर्न ऑफ द लाइट्स। वो लास्ट पर्सन जो जाएगा वो सारी लाइट्स बंद करके जाएगा। तो हु लीव्स हटा करके हमने क्या कर दी, यहाँ पर टू लीव कर दिया गया है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? आपका ऑर्डिनल नंबर यूज़ हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इन्फिनेटिव यूज़ होता है नॉन फाइनाइट रिलेटिव क्लॉजेस में। राम वॉज द ओनली वन टू हेल्प मी। राम ही सिर्फ अकेला इंसान था जिसने मेरी मदद की। ठीक है ना? तो राम वॉज द ओनली वन हु हेल्प्ड मी। तो हु और हेल्प्ड को रिमूव करके टू हेल्प का यूज़ किया गया है। तो एक्चुअली में किस तरह से शब्दों को हटा करके इन्फिनेटिव में कन्वर्ट किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया गया है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पैसिव इन्फिनेटिव और ऑल्सो पॉसिबल, अभी तो एक्टिव चल रहा था, ध्यान दीजिए। इन सभी में टू हेल्प, टू लीव है ना, टू लैंड, ये एक्टिव इन्फिनेटिव हैं। टू बी लैंडेड, टू बी लेफ्ट, टू बी हेल्प्ड, ये आपके पैसिव वॉइस में माने जाते हैं। जैसे कि हिज वॉज द लास्ट कंपोजिशन, उसकी जो लास्ट कंपोजिशन थी टू बी मार्क्ड, वो कैसी कर दी गई है? टू बी मार्क्ड। तो सेंटेंस रियल में क्या था कि हिज वॉज द लास्ट कंपोजिशन, उसकी लास्ट कंपोजिशन थी विच वॉज मार्क्ड, जो कि वो मार्क की गई है। तो विच हटाया गया, मार्क हटाया गया, वॉज हटाया गया, यहाँ पर टू बी मार्क्ड कर दिया गया है। तो ये भी सेंटेंस अपना करेक्ट है। वॉट और वॉट एवर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। वॉट का अर्थ होता है द थिंग या थिंग्स, दैट या विच। प्लूरल है तो थिंग्स हो जाएगा, सिंगुलर तो थिंग हो जाएगा, उसके साथ में दैट या फिर विच। जैसे कि वॉट स्टैंड्स फॉर द थिंग्स या दैट या फिर विच। जैसे कि आई डिडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग, मैं समझ नहीं पाया कि वो कह क्या रहा था। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या है? द थिंग्स दैट ही वॉज सेइंग, जो चीज़ वो कह रहा था ना वो मैं समझ नहीं पा रहा था। तो वॉट का मतलब क्या था? द थिंग्स दैट ही वॉज सेइंग, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। इज दिस वॉट यू वॉन्ट, इज दिस वॉट यू वॉन्ट, कि वही चीज़ जो तुम चाहते हो। तो वॉट का मतलब क्या हुआ कि इज दिस द थिंग, क्या ये वही चीज़ है दैट यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो। तो वॉट का मतलब क्या है वो समझना है। अच्छा, वॉट का मतलब ये निकल रहा है यहाँ पर। वॉट का मतलब हिंदी में क्या नहीं निकल रहा है, क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पर वॉट लगा हुआ, यहाँ पर वॉट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इज की वजह से क्वेश्चन मार्क आया है, ना कि वॉट की वजह से। और यहाँ पर वॉट लगा है लेकिन फुल स्टॉप है। तो ध्यान दीजिए कि वॉट की वजह से क्वेश्चन मार्क नहीं आया। जब भी वॉट की वजह से क्वेश्चन मार्क ना आए तो समझ लेना कि उस वॉट का मतलब ये निकल रहा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब भी सेंटेंस के बीच में आपका वॉट आए तो इस वॉट का मतलब ये होता है हमेशा, और इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये निकलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे ये बात। What is different from the other relative pronouns in that it doesn't refer back to a noun. What जो है वो दूसरे प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस से अलग होता है और ये अपने पीछे आने वाले नाउन को रेफर नहीं करता है। जैसे कि I wrote my essay on a photo। मैंने एक ऐसे लिखा एक फ़ोटो पर, which was taken by Robert Greene। which was taken by Robert Greene। अब देखिए, अब ये which जो है ना, ये फ़ोटो के लिए यूज़ नहीं हुआ है कि यूज़ हुआ है, सोचिए। वेरी गुड। ये which जो है वो फ़ोटो के लिए ही यूज़ हुआ है कि आई रोट एन ऐसे ऑन ए फ़ोटो। मैंने एक फ़ोटो के ऊपर ऐसे लिखा है, विच वॉज टेकन बाई रॉबर्ट ग्रीन, जो कि रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ली गई थी। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि विच जो है, अगर आप यहाँ पे वॉट लगाना चाहते हो तो वॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉट जो है पीछे वाले नाउन को रेफर नहीं करता है, तो वहाँ पर वॉट ना लगा कर के हमें विच का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये विच जो है ये इंडिकेट कर रहा है उस फोटो को, इस फोटो के ऊपर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अगला, दैट इज़ नॉट वॉट वी एग्रीड ऑन। ठीक है, तो देखिए अब वॉट के लिए दूसरा कोई यहाँ पे नाउन यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि नाउन पीछे वाले नाउन को वॉट पीछे वाले नाउन को रेफर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर नाउन नहीं लिखा गया है। दैट इज़ नॉट वॉट वी एग्रीड ऑन, ये वो चीज़ नहीं जिसके लिए हम लोग सहमत हुए थे। तो वॉट डजंट रेफर टू अ नाउन, वॉट किसी नाउन को रेफर नहीं करता, वो किसी मैटर या किसी बात को रेफर करता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन वॉट कैन नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हु, होम, हुज, विच और दैट इन रिलेटिव क्लॉजेस। अगर आप चाहते हो कि हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है, इन रिलेटिव क्लॉजेस की जगह पे वॉट का यूज़ कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि आई रोट एन ऐसे ऑन ए फोटो, वॉट वॉज टेकन बाई रॉबर्ट ग्रीन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें विच का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विच प्रीवियस नाउन को या बैक वाले नाउन को रेफर कर सकता है, वॉट नहीं करता है, तो वॉट यहाँ पर गलत माना जाएगा। When in doubt, replace what with the things that या which and see if the sentence is still grammatically correct। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कहीं पर, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर which आएगा या what आएगा, तो आप उन दोनों को रिमूव कर दीजिए, इन दोनों को रिमूव कर दो। आप यहाँ पर the thing that या which का यूज़ कर दो। अगर सेंटेंस का सही अर्थ निकल रहा है तो what आएगा, अगर सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है तो what आएगा, और ये अर्थ नहीं निकल रहा है तो वॉट नहीं आएगा, फिर आपका कोई ना कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं वॉट एवर, हु एवर, विच एवर, वेयर एवर और वेन एवर के बारे में। वॉट एवर का मतलब होता है एनीथिंग दैट, हु एवर का मतलब होता है एनीवन हु, विच एवर का मतलब होता है एनी विच, वेयर एवर का मतलब होता है एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, वेन एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम। क्लियर? जैसे कि, और एक बात और याद रखना कि ये जितने भी शब्द हैं ये अपने किसी भी प्रीवियस वर्ड को रेफ़र नहीं करते, ये अपने एंटीसीडेंट को रेफ़र नहीं करते हैं, इन्हें अपने पिछले शब्द से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इन शब्दों से पहले कोई भी एंटीसीडेंट, कोई भी नाउन और प्रोनाउन नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना होगा। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो चाहे तुम वो कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वॉन्ट, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट, ऐसे हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। Whoever leaves last
जो भी लास्ट में जाएगा शुड टर्न ऑफ द लाइट्स। अब याद रखना, एक वर्ब मेरी यहाँ पर है, दूसरी वर्ब मेरी यहाँ पर है, ठीक है, वर्ब नंबर 2। तो हूएवर दोनों वर्ब को लेगा, एक वर्ब इसको भी लेगा और एक वर्ब इसको भी लेगा, तो हमें दो हूएवर एक साथ दो वर्ब को ले सकता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हूएवर अपने साथ दो वर्ब ले सकता है। क्यों ले सकता है उसका रीज़न भी समझ लो कि एक तो एनीवन लीव्स लास्ट, ठीक है ना, एक में एनीवन आ गया, एक में हु आ गया, तो इसके अंदर दो शब्द छुपे हुए हैं, तो एक ने एक ले लिया वर्ब ले ली, एक ने दूसरी वर्ब ले ली है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगला, चूज विच एवर पेंसिल यू लाइक, जो पेंसिल तुम्हें पसंद हो उसको तुम चूज कर लो। वेयर एवर आई लुकड देयर वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी, मैंने जहाँ पर भी देखा मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। वेन एवर आई गो एब्रॉड, जब भी मैं एब्रॉड गया, जब भी मैं विदेश गया, आई टेक एज मैनी पिक्चर्स एज पॉसिबल, तो जितनी मैं पिक्चर्स ले सकता उतनी पिक्चर्स मैंने ली। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ वॉट इंस्टीड ऑफ वॉट एवर इन द फर्स्ट सेंटेंस अबव, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ हु इंस्टीड ऑफ हु एवर इन द सेकेंड सेंटेंस। कहने का मतलब अपना ये है कि वॉट एवर की जगह हम वॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हु एवर की जगह हु का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉट और वॉट एवर एक ही बात हो सकती है, लेकिन हु और हु एवर एक ही बात नहीं हो सकती है। यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, दोनों सेंटेंस अपने सही हैं, लेकिन हु लीव्स लास्ट शुड टर्न ऑफ द लाइट सेंटेंस से अपना गलत है, यहाँ पर हु एवर को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हु एवर के अंदर दो शब्द छुपे हुए होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको डिटेल में समझ में आया होगा, अच्छी तरह से नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बेसिकली ऐसी चीज़ें बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड चीज़ें ये होती समझने के लिए, और बहुत ही टैलेंटेड लोग समझते हैं इन चीज़ों को। तो मैं छोटी सी कोशिश की थी समझाने की और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। आप किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो, जो इच्छा हो वो आप मुझे पे कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो पे कर सकते हो। अगर आपको पे करना की इच्छा अगर आपकी है तो आप ज़रूर पे कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।